हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जाना था मांग के नियम क्या है, जिसके अनुसार हम लोगों ने यह भी जाना था कि अगर किसी वस्तु का दाम घट जाता है तो उसकी मांग जो है वो ज़्यादा हो जाती है, उससे हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं। और अगर उसी सामान का जब दाम बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, तो उससे हम लोग कम खरीदते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ₹10 का भी अगर कोई सामान मिल रहा है तो हम उतना ही खरीद रहे हैं, और ₹50 का भी मिल रहा है तो हम उतना ही खरीद रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उस पर ये माँग का नियम क्यों नहीं लागू हुआ? और माँग के नियम लागू होने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? ये आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्तियों के आय के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, अगर उसका जो सैलरी है, वो अगर ₹5000 कमाता है पर मंथ, तो 5 ही हज़ार रुपए कमाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कमाता है, तो कोई वस्तु का अगर दाम बढ़ भी जाता है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्या करेगा कि पहले 5 खरीदता था, तो अभी 5 खरीदेगा। तो ये कारण से इस पर माँग का नियम जो है वो लागू नहीं होगा। माँग का नियम लागू होने के लिए उस व्यक्ति का आय जो है वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो है वही रहना चाहिए, ठीक है? दूसरा, उनका स्वभाव, रुचि तथा अधिमान भी अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति है, अगर उसका रुचि है किसी चीज़ को खरीदने में, और अगर उसकी रुचि बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है, और वह उस चीज़ को खरीदने के बजाय अब दूसरे चीज़ों पर ध्यान देने लगता है और उसे खरीदने लगता है, तो जो पहले का वस्तु है उसका खुद जो खरीद है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति है, अगर उसको रुचि है कि हमको फुटबॉल खेलना है, और वो साल में 5-10 फुटबॉल खरीदता ही खरीदता है, तो अगर उसका दाम घटा रहेगा तो वो ज़्यादा खरीदेगा, और अगर बढ़ा रहेगा तो कम खरीदेगा। या कोई सब्ज़ी अगर लेना है किसी को लौकी ही सही लगता है, और अगर उसका दाम घटा हुआ है तो वो ज़्यादा लेकर के आएगा। अगर उसका दाम बढ़ा हुआ है तो वो कम लेकर के आएगा। तो उसकी जो रुचि है वो नहीं बदलनी चाहिए। अगर वही किसी इंसान को लौकी पसंद आ रहा था, और मान लेते हैं बाद में हमें कुछ और सब्ज़ी पसंद आने लगा, तो ऑफ़ कोर्स यानी हम लोग क्या करेंगे कि लौकी को खरीदना बंद कर देंगे, और उसकी जो खरीद है वो कम हो जाएगी। तीसरा जो है, संबद्ध वस्तुओं के किसी स्थापन्य की खोज ना की जाए। संबद्ध वस्तुएँ मतलब कि जो वस्तु हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ठीक है? और स्थानापन्न का मतलब होता है कि उसके जगह पे किसी और वस्तु का उपयोग कर लेना। मतलब कि मान लेते हैं, अगर हम ₹10 का कोई पेन खरीद कर के उसको अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? और उसका दाम अचानक से ₹20 हो गया, और हम लोगों को अब उस पेन को नहीं खरीद कर के अगर हम लोग दूसरे पेन ₹10 वाले को खरीद लेते हैं, तो उस पर भी जो हमारा ये नियम है, वो नियम लागू नहीं होगा। नियम तभी लागू होगा कि अगर वो ₹20 का हो जाता है तब भी हम खरीदते हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि जब ₹10 का पेन होगा तो हम अगर 5 खरीदते थे, अगर ₹20 का हो जाएगा तो हम लोग 2 खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे। तो अचानक से आप लोग देखेंगे कि जब दाम बढ़ा तो हम लोग कम खरीदने लगे, और जब दाम कम था तो हम लोग ज़्यादा खरीदते थे। तो उस तरह से हम लोग का यहाँ पर माँग का नियम लागू होता है, ठीक है? चौथा कहता है कि वस्तु इस प्रकार की ना हो जिससे समाज में प्रतिष्ठा या समाज में वृद्धि हो सके। मतलब कि कोई सामान हम खरीद रहे हैं और उससे हमें बहुत इज़्ज़त मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, लोग हमें बहुत आदर करने लगे हैं। तो अगर वो कोई चीज़ ₹50 की हो तब भी हम खरीदेंगे, और 500 की हो तब भी खरीदेंगे। तो ऐसा कोई वस्तु नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर माँग का जो नियम है वो लागू नहीं होगा। भविष्य में वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, ये 5वां है। मतलब कि अगर कोई वस्तु है, हम अगर उसे रोज़ खरीद रहे हैं या हमेशा खरीद रहे हैं, और अगर हमें पता है कि इसका फ्यूचर में दाम बढ़ने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी ही ढेर सारा खरीद लेंगे।
अगर हमें पता चला कि दाम फ्यूचर में घटने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी कम खरीदेंगे, बाद में ज़्यादा खरीद लेंगे, ये सोच करके हम लोग अभी खरीदेंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें नहीं पता होना चाहिए कि कोई वस्तु है अगर 10 रुपए का मिल रहा है तो पता नहीं बाद में कितने का मिलेगा, ये हमें नहीं पता होना चाहिए। नहीं तो हम लोग उसके हिसाब से फिर खरीद-बिक्री करने लगेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो ये नियम है माँग का, वो इस पर लागू नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए आपके जो सवाल का है वो जवाब तो हम लोगों ने दे दिया। अब देखते हैं जो हमारा अगला वीडियो है वो है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? जो हमारा अगला सवाल है वो यही रहेगा जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।